Study Plexity JPSC and BPSC. हेलो ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है स्टडी फ्लेक्सिटी के जेपीएससी बीपीएससी चैनल पे। आज बारी है 10वें चैप्टर की और चैप्टर का शीर्षक है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम श्रम एवं रोजगार भी कह सकते हैं। श्रम एवं रोजगार हम समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड राज्य में 2024-25 के सर्वे के अनुसार श्रम की क्या स्थिति थी, कामगारों की क्या स्थिति थी, रोजगार की क्या स्थिति थी। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। बिना समय ज़ाया किए हम चलते हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर है श्रम और रोजगार, और हम देखेंगे कि झारखंड राज्य में प्रमुख रुझान क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और अवसर क्या है। जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे इसमें कि श्रम बाजार में किस तरीके के सुधार हुए हैं, और उसे बहुत व्यापक नजरिए से हम देखने की कोशिश करेंगे। महामारी के बाद जो ग्लोबल पैंडेमिक था, उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी ने रिकवर किया है, तो इकोनॉमी के रिकवरी के साथ साथ श्रम बाजार में भी रिकवरी आई है, रोजगार के आयाम खुले हैं, नई नई चीजें आई हैं। आपको पता है कि अब धीरे धीरे रोजगार भी अलग तरीके का होने लगा है। हम समझेंगे कि श्रम बल की भागीदारी दर, जिसे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, वो इतना हो गया है 59.2%। कामगार जनसंख्या, अच्छा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्योंकि एक बार और इसने थोड़ा परेशान किया है लोगों को। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट is equal to the total number of unemployed plus total number of employed divided by total working age population। वर्किंग एज का जो पॉपुलेशन है, पूरा पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या की बात नहीं होगी, बस उसी जनसंख्या की बात होगी जो वर्किंग एज में है। अब वर्किंग एज क्या होता है? वर्किंग एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसे डिफाइन करता है कि 15 वर्ष से 59 साल तक की आयु में जो जनसंख्या है उसे हम वर्किंग एज रखेंगे। अब ऊपर अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड है, तो आपके पास काम हो सकता है, आपके पास काम नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उस लेबर फोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। इसे अगर दूसरे तरीके से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट यह है कि इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से देखें। विलिंग एंड एबल, आप सिर्फ वर्किंग एज में हैं, इससे ये मतलब नहीं कि आप लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। आपको पहले तो विलिंग होना चाहिए, आप काम करने के इच्छुक होने चाहिए, और उसके साथ साथ सिर्फ इच्छा जाहिर करने से भी आप लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। इच्छुक होने के साथ साथ आप लायक भी होने चाहिए, तभी आप लेबर फोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। अब जब मैं इच्छुक भी हूं और जब मैं विलिंग भी हूं, उसके बाद क्या हो सकता है? इच्छुक भी हूं और लायक भी हूं, उसके बाद दो तरीके से चीजें निकल के आ सकती हैं। या तो मुझे काम मिलेगा तो मैं इंप्लॉयड हो जाऊंगा, अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगा। लेकिन पहले तो मुझे विलिंग और एबल होना जरूरी है, उसके बाद ही ये सारी चीजें बाहर आती हैं। तो ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसके बाद है WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसे कहते हैं WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये और कुछ नहीं, बस टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जितना पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हो गए हैं, या अब कितने लोग वर्कर हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसका बहुत टेक्निकल, बहुत तकनीकी इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि कितने लोग अब किसी न किसी गुड्स या किसी न किसी सर्विसेज के उत्पाद में लगे हुए हैं, वही वर्कर कहलाते हैं। इसी का जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब जो तीसरी चीज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब कि मैं चाहता था कि मुझे काम मिले, मैं इच्छुक था, आई वॉज विलिंग, और मैं लायक भी था, मुझे काम मिल सकता है, मेरे पास कोई स्किल, कोई डिग्री, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन था जिसकी वजह से मुझे काम मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगा। और वही है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। हम एक काम करेंगे कि हम इस चैप्टर को, अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर को विस्तार में एक क्लास में लेता हूँ। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा और एक और चैप्टर इसके बाद एजुकेशन का है, उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट पे एक विस्तार से एक चैप्टर ले लेते हैं, ताकि जितनी भी आपकी डाउट्स हैं इसको लेके, इन सब चीज़ों को लेके, इन वर्ड्स को लेके, इन टर्म्स को लेके, इन रेशियोज को लेके,
वो सारी एक साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ग्रामीण भागीदारी बनाम शहरी विकास। ग्रामीण भागीदारी में आप देखें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि इस वाई एक्सिस पे लिखा है, रूरल सेक्टर में ये 2017-18 से 2023-24 तक का आंकड़ा है हमारे पास। ये बढ़ा है, ये बढ़ा है और यहाँ आ गया है। लेकिन एक चीज जो गौर करने लायक है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा, जो सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है काम में, वो कृषि ही है। बिकॉज वी डोंट हैव एनी डाइवर्सिफिकेशन, हमारा विविधीकरण नहीं हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग कृषि में ही लग जा रहे हैं। और यहाँ भी एक चीज ध्यान रखने लायक है कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब काम करने की जरूरत है 4 लोगों की, लेकिन वहां पे क्योंकि अब दूसरा कोई काम भी नहीं है तो उतने 10 लोग उस पर लगे हैं, तो 6 लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो है, वो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। 4 लोग मिलके 100 किलो अनाज उपजा लेते हैं, मान लेते हैं 10 लोग मिलके भी 100 किलो अनाज ही उपजा रहे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। मतलब वो 6 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब छुपे हुए हैं एक पर्दे के पीछे की तरह से अनएम्प्लॉयड लोग हैं। शहरी क्षेत्र में क्या हालत है? 17-18 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40 था, अब ये बढ़ के 44.5% हो गया है। जो CAGR है, CAGR जिसे हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 1.23% का है, 1.23% का है। ग्रामीण क्षेत्रों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अधिक बनी हुई है, लेकिन उसके बनने का कारण ये है कि लोग वहां पे, अगर मैं ग्रामीण गांव का निवासी हूं, मैं काम करना चाहता हूं और मुझे कुदाल चलाना आता भी है, तो मैं कहीं पे किसी किसान के अंदर काम करने लगता हूं। तो वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का ज्यादा होना अपने आप में बहुत ज्यादा कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में काम मिलना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, जबकि गांव में आपके पास उतनी दक्षता, उतनी क्षमता कृषि में शायद उतनी जरूरत नहीं है जितनी शहरी क्षेत्रों में है। इसीलिए गांव में LFPR बड़ा होना स्वाभाविक है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि गांव में ये बेहतर होगा। आगे बढ़ें और हमें समझ में आएगा कि महिला कार्यबल, वुमेन वर्कफोर्स या फीमेल वर्कफोर्स में हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उछाल आया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2017-18 में हम देखें तो ये सफेद लाइन पुरुषों का दिखा रहा है और ये पीला वाला लाइन महिलाओं का दिखा रहा है। वार्षिक वृद्धि आप देखिए, दिस इज फेनोमिनल बिकॉज इट हैज ग्रोन इन डबल डिजिट्स। 24.33% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है और 61.3% इसका LFPR है। सो फीमेल LFPR कितना है? फीमेल LFPR इज 61.3%। हम क्या देखते हैं, पिछले 5 सालों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में भारी उछाल आया है, जो मुख्य रूप से कृषि और सरकारी योजनाओं से प्रेरित है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो आसानी से कृषि के क्षेत्रों में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी उनकी मदद करती हैं। आगे बढ़ें और हमें समझ में आएगा WPR, कामगार जनसंख्या अनुपात, और हमें यह भी समझ में आएगा कि 2017-18 में इसकी हालत क्या थी और 2023-24 में इसकी हालत क्या हो गई है। आप देख रहे हैं कि वृद्धि हुई है। रोजगार अवशोषण मतलब एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब द इकोनॉमी इज नाउ एब्जॉर्बिंग मोर पीपल। मतलब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में ऐसी संरचनात्मक बदलाव आई है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो ये बढ़ोतरी एक अच्छा संकेत है। पुरुषों के मामले में इतनी बढ़ोतरी हुई है। समग्र अगर हम देखें, ऑल एजेस का देखें, यहाँ पे सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन के बारे में कहा गया है। अगर सभी एजेस का देखें तो ये वृद्धि आई है। न केवल लोग काम की तलाश कर रहे हैं बल्कि उन्हें काम मिल भी रहा है। सिर्फ काम की तलाश नहीं हो रही, अब उन्हें काम मिल भी रहा है। WPR की वृद्धि ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति को समायोजित करने की क्षमता बढ़ी है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से श्रम शक्ति जो है उसमें सम्मिलित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, समायोजित हो रही है। युवा रोजगार 15 से 29 वर्षों में, और ये क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड तक बात पहुंच जाती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हिंदी में जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, कि अगर आप यंग लोगों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो बढ़ती हुई या बढ़ी हुई जनसंख्या है, क्योंकि बढ़ती हुई तो नहीं कह सकते, अब जनसंख्या की वृद्धि का दर भारत में भी कम हो गया है।
फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, TFR 2.1 रिप्लेसमेंट रेट के आसपास आ गया है, बहुत सारे राज्यों में उससे कम भी चला गया है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जैसे जैसे हम विस्तार में चीज़ों को पढ़ेंगे। ये तो चलिए आपके जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए बातें हो रही हैं। ग्रामीण महिला की युवा भागीदारी देखिए 43.4% है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। विकास दर कितना है? एनुअल ग्रोथ रेट है 23.89%। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जो कि श्रम बल का हिस्सा बन रही है। आगे बढ़ें और देखते हैं, बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। अर्बन मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इतने से घटा है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.2 से घटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर लगभग शून्य है। अब शून्य है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कृषि कर सकते हैं और डिस्गाइज्ड भी रह सकते हैं, 4 लोगों की जगह 15 लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, तो भी आप बेरोजगार के गिनती में नहीं आते हैं। हम ये मान लेते हैं कि आप रोजगार में हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो भी काम होता है वो उसमें सेमी स्किलिंग की ज़रूरत होती है, या पूरा फुली आप स्किल्ड होने चाहिए, आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है। हम इसी क्लास में ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप बेहतर पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप हमेशा वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं। एक जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD होल्डर है, डॉक्टरेट है, वो उसके लिए जॉब तलाशना शायद ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब वो कोई वोकेशनल, कोई कारपेंटिंग, कोई प्लम्बिंग ऐसे काम नहीं करना चाहेगा। आगे बढ़ें और देखते हैं कि शिक्षा आगे बात, शिक्षा का एक विरोधाभास, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है कि आप जितने शिक्षित हो रहे हैं, आपके आपके उस ब्रैकेट में आप शिक्षित वर्ग में आ रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो डिप्लोमा या स्नातक किए हुए हैं उसमें 12 से 18% की बेरोजगारी है। हाँ, जो सिर्फ हायर सेकेंडरी किए हुए हैं उसमें बेरोजगारी का दर कम हो गया है। जो मिडिल प्राइमरी किए हुए हैं उसमें बेरोजगारी का दर और कम हो गया है। जो अशिक्षित है उसमें 1% से कम बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहते हैं इसको, संरचनात्मक असंतुलन है। शिक्षित युवा सफेद पोस्ट नौकरियों की प्रतीक्षा करते हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आपने ग्रेजुएशन किया, बहुत लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी करके बैठे हैं। अब आप कोई भी परीक्षा, कोई भी नौकरी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं एक बेहतर नौकरी मिले, और उसी इंतजार में आप हैं, नौकरियों की प्रतीक्षा करते हैं। जबकि कम शिक्षित लोग किसी भी उपलब्ध कार्य को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए नेशनल जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सरकार का ये भी मानना है कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देते रहें लोगों को, ताकि अगर वो उन्हें अब रिक्वायर्ड उन्हें लग रहा है कि हायर सेकेंडरी के बाद कोई जॉब कर लें, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लिए हुए लोग आसानी से कोई ना कोई जॉब पकड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़े। महिला हम कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो आप अगर महिलाओं के बारे में देखें तो यहाँ पे इतने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो कृषि में हैं, जबकि पुरुष में थोड़ा-सा विविधीकरण, थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन है। कृषि में इतने लोग हैं, बाकी ये ट्रांसपोर्ट में है, ये ट्रेड में है, कंस्ट्रक्शन में है, अच्छा परिवहन में ये है, एग्रीकल्चर में इतने लोग हैं। तो पुरुष कार्यबल निर्माण और सेवाओं की ओर बढ़ रहा है, जबकि महिलाएं कृषि में केंद्रित हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि महिलाओं में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, लेकिन क्योंकि कृषि में उनका एब्जॉर्प्शन बेहतर है, वो आसानी से गाँव में कृषि का काम कर सकती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं कृषि में ही केंद्रित हैं। आगे बढ़ेंगे, रोजगार की गुणवत्ता की अगर बात की जाए, तो स्वरोजगार बनाम वेतनभोगी में गुणवत्ता की बात की जाए, तो स्वरोजगार जो है और नियमित वेतन वाले लोग जो हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कैजुअल लेबर का मतलब कुछ दिन काम मिला, कुछ दिन काम नहीं मिला, शहर गए, दिहाड़ी मजदूरी की, काम मिला, गांव आ गए, अभी एग्रीकल्चर, कभी ना कटाई का सीजन ना बुआई का सीजन, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कैजुअल लेबर कहते हैं उनको। अब स्वरोजगार में बेहतर चीजें हैं, लेकिन स्वरोजगार, ये सर्वे कहता है कि जरूरी नहीं कि स्वरोजगार का मतलब उद्यमशीलता ही है, एंटरप्रेन्योरशिप ही है। हो सकता है कि आप अपनी अपने ही खेत में काम कर रहे हो और आप रोजगार की गिनती में आ गए, जैसे आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हो, इसे कहते हैं निर्वाह खेती। अब अपने लिए ही सब्सिस्टेंट फार्मिंग कर रहे हो और आप रोजगार की गिनती में आने लगे। तो यहाँ पे एक एक चीज ध्यान देने लायक है कि बस स्वरोजगार का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा ही कुछ, बहुत धुरंधर ही कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आप रोजगार की गिनती में गिने जा रहे हैं। कमाई और वेतन, वित्तीय वास्तविकता क्या है, एवरेज मंथली अर्निंग। अब देखिए यहाँ पे ये पुरुष है, दीज आर मेल एंड दीज आर फीमेल्स। आप यहाँ पे देखेंगे
तो वेतनभोगी मेल ये है और वेतनभोगी फीमेल ये है। उसी तरीके से ये भी फीमेल है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड मेल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% से भी कम है लगभग महिलाओं की आमदनी। और वही ये आपको सर्वे बताता है कि वेतन में लैंगिक असमानता है। देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इम्बैलेंस। देयर इज जेंडर इम्बैलेंस। महिलाएं पुरुषों की तुलना में आधे से भी कम कमाती हैं और ये बात थोड़ी खतरनाक भी है क्योंकि ये समाज में सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। आपको पता है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है ज़्यादातर अनौपचारिक है, इनफॉर्मल सेक्टर है। जब आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता, आपको प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं मिलती, आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नहीं मिलता, ईएसआई नहीं मिलता। उसके साथ साथ आपको ग्रेचुइटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नहीं मिलता, आपको ग्रेचुइटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते। बहुत सारी दिक्कतें हैं अनौपचारिक सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की। तो इसी तरीके कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, अब तो खैर लेबर कोड अभी सरकार ने नोटिफाई किया है नवंबर में, तो शायद इसमें कुछ सुधार आए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों के पास कोई सुरक्षा जाल या कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। अगर उनको गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को का देखभाल कौन करेगा, उन्हें कोई वेतन, कोई पेंशन मिलेगा या नहीं, कोई उनके पास पीएफ ग्रेचुइटी है कि नहीं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही दरकिनार करती है अनौपचारिक सेक्टर। अनौपचारिक क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उसमें ये सारी दिक्कतें हैं। आगे बढ़ें और देखिए कि झारखंड बनाम भारत, झारखंड की स्थिति क्या है। ग्रामीण युवा में एलएफपीआर की हालत ये है। एलएफपीआर आप ये जो है ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। तो ग्रामीण में ये हालत है, ये झारखंड। और भारत में क्या है, भारत में ग्रामीण में मेल में इतना है 1.6, से दूसरे रंग से लिखूं ताकि आपको ठीक दिखाई दे। मेल ये है, ये फीमेल, दिस इज फीमेल। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी दर ऐसा है। अगर आप नेशनल एवरेज देखें तो ये है और अगर झारखंड की बात करें तो ये है। तो झारखंड अभी भी भारत के नेशनल एवरेज से पीछे है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से कम है, जो कृषि में उच्च अवशोषण को दर्शाता है। मतलब कृषि में झारखंड में अगर आप कृषि क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ें और देखें सरकारी पहल जो कि मनरेगा ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मदद की है लोगों की। कितने 900+ लाख मानव दिवस या मैन डे बोलते हैं इसको, मैन डे मतलब एक इंसान अगर 365 दिन काम मिल जाए उसे, तो हम इसे कितना गिनेंगे, 1 गुना 365 बराबर 365। और मैं बोलूँगा कि राज्य में 365 मैन डे वर्क क्रिएट किया गया या मानव दिवस का सृजन किया गया। औसत मजदूरी कितनी मिली, 244। मनरेगा ग्रामीण आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल बना हुआ है और इसीलिए मनरेगा को लेके अभी जो सरकार ने कुछ बदलाव लेके आए तो उसको लेके बहुत सारी चिंताएं हैं लोगों की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष यही है कि सकारात्मक वृद्धि हुई है, बढ़िया है। लैंगिक अंतर है, इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। कौशल विकास के लिए हमें बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूर। औपचारिकता की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, अनौपचारिक को औपचारिक की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको ज़रूरी है कि वो वेज कोड को माने, लेबर कोड को माने, अपने वर्कर्स को पीएफ की गारंटी दे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ तो एक है ही, उसके साथ साथ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराएं, उनको छुट्टियां दे, वर्किंग आवर्स बेटर हो, वर्किंग कंडीशंस बेटर हो। इन सब चीज़ों के लिए औपचारिकता की बात बहुत समय से की जा रही है। ठीक है, और सरकार के लिए भी ये आसान हो जाएगा अगर औपचारिक हो जाता है। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां हैं तो सरकार के लिए भी आसान हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। उनके पास डेटा आसानी से मिल जाता है, उनके पास जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी वृद्धि होती है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में तो आप कितना कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, उसे गेज करना, उसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए भी। ये था आपका चैप्टर श्रम और रोजगार और हम आगे बढ़ेंगे और कुछ देखेंगे। सवाल सवाल है पहला कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स, और मैं बता दूं ये बात हो रही है उस इकोनॉमिक सर्वे की जो है 2024-25 की। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही इकोनॉमिक सर्वे कुछ 10 दिनों पहले तक रिलेवेंट था। उम्मीद यह है कि शायद आपका एक प्रश्न पत्र इसी इकोनॉमिक सर्वे पर निर्भर करे। अगर इकोनॉमिक सर्वे से कुछ सवाल आते ही हैं, आपको भी पता है, जो परीक्षार्थी हैं उन्हें पता है इकोनॉमिक सर्वे से कुछ सवाल आते हैं, कौन सा रिलेवेंट है ज़्यादा, ये है क्योंकि जो नया है वो उसके और आपके एग्जाम के डेट में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, हम उसकी भी उसे भी लेके क्लास में डिस्कस करेंगे, तो चिंता ना करें। लेकिन इसे हर चैप्टर को इसीलिए बहुत छोटे छोटे क्लासेस, 30-30 मिनट के क्लासेस हैं, आपको इससे
कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है। आप 30 मिनट की क्लास देखें, कुछ नोट करें जो ज़रूरी लग रहा है, उसे कुछ सवाल बना ले, तो आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। अब नए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप दोनों इकोनॉमिक सर्वे से फेमिलियर हो जाएं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। झारखंड में 15 से 59 वर्ष के पुरुषों की बेरोजगारी दर 2023-24 में घटकर लगभग कितनी रह गई है? 0.9%। 0.9%। ठीक है, आगे बढ़ें। अकॉर्डिंग टू टेबल, एक टेबल है इस चैप्टर में, टेबल को भूल जाएं। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल्स इन रूरल झारखंड, रूरल झारखंड में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है? 53.1%। आगे बढ़ेंगे। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग यूथ, यूथ 15 से 29 वर्ष की आयु में, उस ब्रैकेट में जितने लोग हैं, इन झारखंड डिक्लाइन फ्रॉम 19.6 से डिक्लाइन करके कहां तक पहुंच गया 2023-24 में? जवाब है 7.2%। 7.2% तक आ गया। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा, PLFS बहुत जरूरी है। और हम जब अनएम्प्लॉयमेंट वाली क्लास करेंगे तो मैं डिटेल में आपको ये समझाऊंगा कि PLFS कैसे होता है, क्या कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से सर्वे किया जाता है। सारी चीज़ें हम लोग एक क्लास में, एक लंबी क्लास ले लेंगे 1 सवा घंटे की, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर यूथ इन रूरल झारखंड इंक्रीज फ्रॉम 48.5% इन 2017-18 टू व्हाट लेवल? ये बढ़ के कितना हो गया? और ये जवाब है 67.5%। ठीक है, 48.5 था 2017-18 में, और 2023-24 में ये बढ़कर 67.5 हो गया। आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी चेक कर लें कि WPR बढ़ के 2024-25 में कितना हो गया। ठीक है, 23-24 में तो पता चल गया आपको। यहाँ से आगे बढ़े। झारखंड विच एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कर, कहाँ सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं? और इसका जवाब है सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा लोग हैं। पर हमने उस चैप्टर, उस मोमेंट में ये सीखा भी कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उद्यमशीलता ही है, हो सकता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे विच एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जनरली रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज अर्निंग, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एवरेज अर्निंग है? झारखंड के किस श्रेणी के श्रमिकों की औसत आय सबसे अधिक होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सही चीज है। द एवरेज मंथली अर्निंग्स ऑफ रेगुलर सैलरीड मेल वर्कर्स इन रूरल झारखंड वेयर अप्रोक्सीमेटली, मेल है झारखंड में और रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, उनकी औसत आय कितनी है? जवाब है 15,253 रुपए। Casual laborers in Jharkhand earn the lowest average wages with rural males earning about, कितना झारखंड में दैनिक श्रमिकों की आय सबसे कम होती है, जिसमें ग्रामीण पुरुषों की औसत आय लगभग कितनी है? ये लगभग 300 रुपये है। और अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाएं, आप देखेंगे कि औसत आय इससे बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये जो राज्य है थोड़ा सा पीछे रह गया है। झारखंड विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इन रूरल एरियाज? नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग, इट इज एग्रीकल्चर। जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं? कृषि के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक टेबल के अनुसार नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा 2023-24 में, मनरेगा के तहत कितने घरों को रोजगार मिला? और ये जवाब है 12 लाख। 12 लाख ये 2023-24 में। आप अगर इसे नोट कर रहे हैं तो कहीं साथ में लिखें कि 2024-25 में कितने लोगों को मिला, ये आपको इस सर्वे में मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा, इसीलिए मैं उस सर्वे को भी अच्छे से डिस्कस कर लूंगा इस आपके साथ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। द एवरेज वेज पर डे अंडर मनरेगा इन 23-24 इन झारखंड वॉज अबाउट, झारखंड में मनरेगा 23-24 में क्या औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी लगभग कितनी थी? 210 रुपए। लगभग, क्योंकि हमने वो देखा है कि 210 से थोड़ा सा ऊपर नीचे था। According to economic survey, over how many unorganized workers in Jharkhand are registered in E-Shram? E-Shram पोर्टल में कितने लोग रजिस्टर कर चुके हैं? 75 लाख। जवाब है मुख्यमंत्री सारथी MMSY इन झारखंड इज मेनली, मुख्यमंत्री सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है कि अगर आप लघु उद्योग कर रहे हैं, छोटे उद्योग कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कर रहे हैं, तो सरकार आपकी सारथी बनेगी और सरकार आपको मदद करेगी, आपको सब्सिडीज देगी। तो आप ये तो अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसमें तो साल का कोई रिलेवेंस है ही नहीं। ये चाहे आप उस इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े या इस इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े या आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े, तो ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय GKY कार्यक्रम ग्रामीण कौशल योजना की बात हो रही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रेन्ड कैंडिडेट्स इन झारखंड वेयर प्लेस्ड? कितने लोगों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग मिली और उनकी प्लेसमेंट भी हो गई, मतलब उनको नौकरियां मिल गई?
तो इसका जवाब है 85.3%। अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, या इसे हम कहते हैं स्वनिधि स्कीम, इस प्राइमरली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया गया है। स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल नहीं, पेंशन फॉर इनफॉर्मल नहीं, कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल का मतलब आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी, आप जाएं और लोन ले सकते हैं अगर आप स्ट्रीट वेंडर की कैटेगरी में आते हैं। कोलैटरल फ्री लोन्स, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 10। इसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। इस पूरे सर्वे में 17 चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, कुछ सीखेंगे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी के बारे में, कुछ फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सीखेंगे। हम इस साल का इकोनॉमिक सर्वे भी करके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होके जाएंगे। धन्यवाद।